स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात गहलोत बनाम शेखावत के बीच जारी जंग के चैप्टर 2 की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी खुलकर सीएम गहलोत पर पलटवार कर रहे हैं। हाल यह है कि ईआरसीपी से शुरू हुई लड़ाई अब सरकार गिराने वाली साजिश तक आ गई है। ईआरसीपी पर गहलोत वर्सेस शेखावत। मरुधरा में सियासी चैप्टर 2 का आगाज। सीएम का प्रहार, शेखावत का पलटवार। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आया तो 5 आईएएस आईपीएस को जेल कराऊंगा। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बना हुआ क्यों मैं हटाऊं उसको? ये बस बानगी है। मरुधरा में अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत का जगह चाहे कोई भी हो, मौका चाहे कोई हो, लेकिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार करने का कोई भी मौका नहीं चूकते। तभी तो ईआरसीपी से शुरू होकर बात सरकार गिराने वाली साजिश तक पहुंच गई है। शासन सरकार के आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान ये सब थे और हमारी पार्टी के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? कहाँ ले आएंगे देश को? इससे अच्छा होता है कि अगर हम निकम्मे थे, काम नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है राजस्थान के अंदर, सब कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, आप सरकार भंग कर देते। बजाय जब खरीद फोड़ करके एमएलए खरीद करके आप देश को कहाँ ले आना चाहते हो? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वार किया तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सोशल मीडिया पर गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्हें ईआरसीपी की तरह कोई झूठ नहीं सूझ रहा था। जिम्मेदारियों से मुंह फेरना गहलोत सरकार की स्ट्रेटेजी है। यही नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के एसएमएस के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। इसलिए गहलोत जी जनता का सामना करने से डरते हैं। उनके वादे उनकी तरह फेल हैं। अपनी असफलताओं को केंद्र पर थोपते रहने की कारगुजारियों के बीच उनकी अपनी चिरंजीवी योजना की हकीकत एक आम नागरिक की आपबीती से सामने आने के बाद बगले झांकने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। गजेंद्र सिंह शेखावत यही नहीं रुके। एक न्यूज़पेपर की स्टोरी का हवाला देकर अशोक गहलोत पर हमला बोला। एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का। गहलोत जी जन सरोकार में नहीं, साठगांठ में विश्वास रखते हैं। नौकरी के लिए दिव्यांग तक के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की संवेदना का इससे निचला स्तर क्या होगा? वो मानते हैं कि इस तरह के प्रकरण मामूली बात हैं, इसी तरीके से व्यवस्था चलती है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी। गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा से विधायक हैं तो शेखावत जोधपुर से सांसद हैं और जोधपुर को जद में रखकर अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पर बेशर्म राजनीति का आरोप लगा चुके हैं। उसी बोखलाट के अंदर अब क्या करें? तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया आईपीएस आईएएस को, वो बेचारे क्या करें? बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के एमपी हो और जोधपुर के एमएलए मैं हूं, मुख्यमंत्री। तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बना हुआ क्यों मैं हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। साफ है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया तो मोर्चा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संभाला। गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार अपनी कमजोरी से गिर रही थी।
गहलोत जी बार बार अपनी सरकार गिराने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो 42 दिन बाड़े में इसलिए बंद रहे कि उनकी पार्टी में विग्रह था, उनकी पार्टी में असंतोष था, नई पीढ़ी में बदलाव की अकुलाहट थी और जिस तरीके से उनका आलाकमान की कमजोरी साफ नजर आती है, वो एक तरीके की शीत निष्क्रियता की तरह काम करते हैं, मौसमी तरीके से काम करते हैं। उनके आलाकमान में दम नहीं था, पार्टी के भीतर विग्रह था। जब कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हुई, ऐसी कमजोर सरकार, कमजोर पार्टी जब अंतर्कलह की शिकार होती है तो सियासी आरोप आपके पास में बचाव का एक माध्यम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आपकी सरकार गिराने की कोशिश नहीं की। आपके अंदर विग्रह था, आपकी सरकार गिरना चाह रही थी और तोहमत आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। राजस्थान की जनता अब आपकी हकीकत जान चुकी है। झूठी सहानुभूति बतौरने वाले सियासी बयानों से अब आपका बचाव नहीं होगा। आपके बयानों से जिस तरीके से गरिमाहीन शब्द निकलते हैं, आपके बयानों से जिस तरीके से कमजोरी जाहिर होती है, मुझे लगता है कि अब आप बेबस और लाचार हो गए। बेहतर है आप सम्मान से कुर्सी छोड़ दें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। बिहार के जमुई में बाबा साहेब की जयंती समारोह में मांझी ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। मांझी ने खुद को माता शबरी का वंशज तो बताया, लेकिन भगवान राम को महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास के काव्य ग्रंथ का महज एक काल्पनिक पात्र कह दिया। मांझी ने कहा कि राम ने तो माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन अब लोग हमारा छुआ तक नहीं खाते। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें मिल सकती। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है, यही राम की बात करते हैं यार। द कश्मीर फाइल्स की अपार सफलता के बाद विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई अपकमिंग फिल्म का ऐलान कर दिया है। अपनी फिल्म की सफलता से उत्साहित विवेक ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अब नई फिल्म पर काम करने का वक्त आ गया है। विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो द कश्मीर फाइल्स के साथ रहे। हमने पिछले 4 वर्षों में बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की है। हो सकता है कि मैंने आपके टाइमलाइन को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के हुए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए एक नई फिल्म पर काम करने का समय आ गया है। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, द डेली फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री के इस ऐलान के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म मेकर अपनी अपकमिंग फिल्म में क्या दिखाएंगे। बात इमरान खान की। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी गई और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर दुबई में 14 करोड़ के तोशाखाना उपहार बेचने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने दुबई में इन उपहारों को 14 करोड़ रुपए में बेचा। इसके साथ ही पाक पीएम शहबाज ने एक दिन पहले इस्लामाबाद में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान पत्रकारों को बताया कि इमरान ने जिन उपहारों को बेचा उनमें महंगे हीरे के आभूषण, सेट, कंगन, कलाई घड़ी शामिल है। इमरान पर शहबाज का यह बड़ा आरोप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर तोशाखाना के विवरण की मांग वाली एक याचिका के संबंध में एक सवाल के जवाब में आया है। इस पर तत्कालीन पीएम इमरान खान ने टिप्पणी की थी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के अनुसार विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता। इस बीच पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने पीएम शहबाज शरीफ के बयान का खंडन किया। एंटरटेनमेंट के लिए मशहूर कंपनी वाईकॉम 18 ने स्पोर्ट्स 18 के नाम से नया चैनल शुरू किया है, जो एक पे टीवी चैनल है। एचडी और एचडी में उपलब्ध यह चैनल खेल प्रेमियों को देश में प्रीमियम खेल सामग्री मुहैया कराएगा।
स्पोर्ट्स 18 दिखाने आया कमाल। Looking forward to watching my sports heroes in their new home in India. All the best, Sports 18. न्यूज देने में है नंबर 1। Have a candid chat with your favorite cricket stars only on Sports 18, your new home for your favorite sporting news. मनोरंजन में है मन भावन। Watch all the badminton action live on Sports 18, the new home of badminton in India. खेल के प्रसारण में भी अव्वल। 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है। इस दौरान पूरी दुनिया गेंद के साथ उछलेगी, गोल के साथ झूमेगी। तब भारत स्पोर्ट्स 18 के जरिए न सिर्फ इस महाकुंभ से जुड़ेगा, बल्कि हर गोल पर जश्न भी मनाएगा। ठीक सुन रहे हैं आप, स्पोर्ट्स 18 पर ही फीफा विश्व कप का प्रसारण होगा। इतना ही नहीं, खेल को भारत में घर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए स्पोर्ट्स 18 पर NBA, ला लीगा, लीग 1, सेरी ए, अबू धाबी T10 के साथ ही शीर्ष ATP, टेनिस और BWF बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का प्रसारण भी होगा। फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन की दुनिया से जुड़े प्रीमियम कंटेंट के अलावा ये चैनल खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार, मैगजीन और हाईलाइट शो को कवर करने वाले शीर्ष प्रोग्रामिंग तक पहुंच प्रदान करेगा। That guys have the talent, you need to give them more chances. Whether it's anyone you want to pick, whether it's Shivam or any new guys. स्पोर्ट्स 18 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का प्रसारण करके भारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रसारण नेटवर्क बनने का प्रयास करेगा। बता दें कि गुड फ्राइडे के मौके पर शुक्रवार शाम 6 बजे से यानी 18 बजे आ गया है स्पोर्ट्स 18। ये देश भर के प्रमुख DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। खेल प्रशंसक आगे के शेड्यूल, समाचार, अपडेट, स्कोर और वीडियो के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोबाइल के जरिए हो रहे फ्रॉड से तो पूरा देश परेशान है, लेकिन गांव में रहने वाले सीधे साधे लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है। अब इस मुसीबत से छुटकारे की कोशिशें तेज हो गई हैं और ऐसी कोशिश कर रही है MEF। ये सब पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो कम से कम मैसेजिंग पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉड सॉल्व हो जाना चाहिए, वो हमारा एक्सपेक्टेशन है DLT के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। चलिए अब इसके काम करने की प्रक्रिया को समझिए। मोबाइल इकोसिस्टम फोरम के तहत कंपनी और कस्टमर के बीच एक प्रोसेसिंग सिस्टम तैयार किया जाता है, जिससे अनचाहे मैसेजेस को रोकने के अलावा झूठी जानकारी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाती है। बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं और इसमें हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी और ऑपरेटर्स और एंटरप्राइज और आपके हमारे जैसे एग्रीगेटर, ग्लोब टेली सर्विस जैसे एग्रीगेटर्स, इन सब का एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम की पहुंच गांव-गांव तक हो, इसके लिए MEF क्षेत्रीय भाषाओं में इस सेवा को मुहैया कराने का भी काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी और जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ज़रूरत है कि ये डेवलपमेंट करें कि लोकल लैंग्वेज में ये सब अवेलेबल हो, ताकि जो अनपढ़ आदमी है वो भी इसका फायदा उठा सके। मुंबई में आयोजित टेलीकॉम परिषद की बैठक में बताया गया कि मोबाइल इकोसिस्टम फोरम का प्रोसेसिंग सिस्टम अगले 2 साल के भीतर पूरे भारत में काम करने लगेगा, जिससे फेक मैसेजेस से होने वाली समस्या से पूरी तरह से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। नीतू कपूर ने अपने बेटे रणबीर कपूर की शादी के मौके पर अपने स्वर्गीय पति ऋषि कपूर को याद किया। नीतू कपूर ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली है। फोटो के कैप्शन में ऋषि कपूर को याद करते हुए लिखा कि आज आपका सपना पूरा हो गया है। ऋषि कपूर की 30 अप्रैल 2020 को कैंसर से जूझते हुए मौत हुई थी। रणबीर की शादी के दिन भी नीतू कपूर ने मेहंदी वाले हाथों में ऋषि कपूर का नाम लिखवाया था। और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम।
जोधपुर शहर के प्रताप नगर इलाके में दो नाबालिगों के बीच लड़ाई में एक युवक बुरी तरह घायल हुआ। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़ाई घोड़े पर बैठने को लेकर हुई थी। झुंझुनू के बुहाना कस्बे में पुलिस ने ताज होटल एंड मैरिज गार्डन में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। बुहाना पुलिस ने दबिश देकर एक युवती और 4 युवकों को गिरफ्तार किया। चूरू में सुजानगढ़ में पारिवारिक रंजिश के चलते हाथों में हथियार लेकर हमला करने आए लोग सीसीटीवी में कैद हुए। 11 अप्रैल को आरोपियों ने पीड़ित के घर का दरवाजा तोड़कर पीड़ित के बेटों से मारपीट की थी। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टोंक जिले में बढ़ते नशे के खिलाफ जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बरौनी थाना टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। गश्त के दौरान एक कार से 1 किलो अफीम बरामद की। 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा के आरकेपुरम इलाके में नशीला पदार्थ पिलाकर एक बुजुर्ग ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उसे गर्भवती बना दिया। परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट और सरेआम अपमानित करने का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद भी केलवा थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। चूरू शहर के दुष्कर्म से आहत 13 साल की लड़की ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। इसको गंभीर हालत में राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। झुंझुनू के बलौदा गांव में एक उद्योगपति की हवेली में चोरों ने धावा बोला। चोरों ने एक चांदी का छत्र 10,000 रुपए की नकदी पार कर दी। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई। 3 लोग घायल हुए। दौसा में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को गांव के लोगों ने जमकर मारा पीटा। पेड़ से बांधा, कपड़े खुलवाए और मारपीट की। फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पीटर थिल ने बिटकॉइन के दुश्मनों की लिस्ट जारी की है। पेपल के अरबपति को फाउंडर पीटर थिल ने बिटकॉइन के एनिमीज की एक लिस्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि फाइनेंस जेरेंटोक्रेसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत को 100 गुना बढ़ने से रोक रही है। बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। थील ने उन्हें द सोशियोपैथिक ग्रैंडपा ऑफ ओमाहा करार दिया है। थील ने ये बात पिछले दिनों फ्लोरिडा के मियामी में चल रहे बिटकॉइन 2022 कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि ये लिस्ट उनकी है जो बिटकॉइन की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो नेमलेस, फेसलेस, ब्यूरोक्रेट पर्सपेक्टिव्स रखते हैं और इसकी आड़ में खुद को बचाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम बर्कशायर हाथवे सीईओ वॉरेन बफेट का है। थील ने कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन के दौरान बफेट की 2 ऐसी तस्वीर साझा की जिसमें उनके बिटकॉइन को लेकर 2 बयान शामिल थे। पहला ये कि एक रैट पॉइजन है और दूसरा मेरे पास ये नहीं है और ना मैं कभी इन्हें लेना चाहूंगा। थील ने आगे कहा कि बफेट के इस पूर्वाग्रह की वजह से जो मनी मैनेजर्स बर्कशायर हाथवे एग्जीक्यूटिव की सलाह मानते हैं वो भी ये समझने लगेंगे कि बिटकॉइन में निवेश करना जटिल है। बिटकॉइंस एनिमीज वाली लिस्ट में दूसरा नाम जेपी मॉर्गन चेज सीईओ जेमी डिमॉन का है। थील ने डिमॉन की जो तस्वीर साझा की उसमें उनका वो बयान शामिल था जिसमें डिमॉन ने कहा था कि मैं इन्हें क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो टोकन्स मानता हूं, क्योंकि करेंसी के पीछे तो कानून होता है, सेंट्रल बैंक और टैक्स विथ ऑथोरिटीज होते हैं। थील ने जो अगली तस्वीर लगाई वो ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक की थी। उसमें लिखा था कि मुझे डिजिटाइज्ड क्रिप्टो ब्लॉकचेन रिलेटेड करेंसी में बड़े अवसर दिखाई देते हैं। पेपल को फाउंडर ने कहा कि फिंक का ये बयान बिटकॉइन पर अटैक ही है, जिसमें यह बताया गया कि प्रो ब्लॉकचेन एक एंटी बिटकॉइन टर्म है। थील ने कहा कि बिटकॉइन को जानबूझकर अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ट्विटर ब्लू को सब्सक्राइब करने वाले कर सकेंगे डोज कॉइन में पेमेंट। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के अरबपति सीईओ ने खुलासा किया कि उनके पास ट्विटर का 9.2% मालिकाना हक है। वो एक प्रोलिफिक ट्विटर यूजर हैं जिनके ट्वीट्स अक्सर मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हें पिछले दिनों ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में ट्विटर में कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले साल जून में लॉन्च किया गया ट्विटर ब्लू इस सोशल मीडिया दिग्गज का पहला सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसके जरिए लोग पेमेंट कर स्पेशल फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स हैं अनडू ट्वीट फीचर्स, कस्टमाइज ट्विटर ऐप आइकन्स और बुकमार्क ऐड करने का फीचर। इलॉन मस्क ने इस पर ट्वीट करते हुए कुछ सजेशंस दिए, जैसे सब्सक्रिप्शन प्राइस कम करना, एड्स बैन करना और डोज कॉइन में पेमेंट का ऑप्शन रखना। CNBC ने इस पर ट्विटर की राय जाननी चाहिए, पर अभी तक ट्विटर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर कर रही है फोकस। हाइड्रा अपग्रेड के चलते अब कार्डानो कम्युनिटी स्टडी ग्रोथ और सिस्टम एनहांसमेंट पर फोकस कर रही है। कार्डानो फिलहाल बैशो फेस में है, जहां उसका गोल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ग्रोथ को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड इकोसिस्टम बनाना है। कार्डानो ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब तक लगभग 1000 प्रोजेक्ट्स पर काम चालू कर दिया है। NFT प्रोजेक्ट्स में 47.9% के साथ इस वक्त कार्डानो पर एक्टिविटीज पीक पर है। इसकी वजह यह है कि क्रिएटर्स और यूजर्स ब्लॉकचेन के अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ब्लॉकचेन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कार्डानो भी खुद को ज्यादा सक्षम बनाने में लगा हुआ है। इस साल की शुरुआत में KEVM प्रोग्राम शुरू करने के बाद कार्डानो पहले से ही क्रॉस चेन कॉम्पैटिबिलिटी में शामिल हो चुका है। ग्लोबल लेंडिंग इंडस्ट्री मार्केट का आकार 2028 तक $26.08 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2028 तक 24% की CAGR दर्ज करते हुए कार्डानो भी सुपर सक्सेस का स्वाद चखने के लिए तैयार है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने कार्डानो नेटवर्क पर भी ऑपरेशंस शुरू किए हैं, जिससे ब्लॉकचेन के जरिए लाखों डॉलर मूल्य की लिक्विडिटी का फ्लो हो सके। ये ग्रोथ ADA के TVL में देखी जा सकती है, जिसकी वैल्यू फिलहाल $299 मिलियन है, जिसमें अधिकांश लिक्विडिटी DEXS में है। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।